आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल वर्ड फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स विच आर क्रूशियल फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, दीज राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बेसिक राइट्स हैं जो ह्यूमन को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को मिले हुए हैं अगेंस्ट द स्टेट, मतलब स्टेट अपनी पावर को एक्सीड करती है या फिर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों को इंक्लूड करा गया है। इन दोनों की पावर पर ही लिमिटेशन लगाती है फंडामेंटल राइट्स। मतलब वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हो। ये पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ को प्रिजर्व कर सकती है। अगर आपको बेसिक राइट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप उनके वायलेशन के लिए कोर्ट्स भी नहीं जा सकते हो। आप फिर कि कोर्ट का मतलब क्या है अगर राइट नहीं है, उनका एनफोर्समेंट नहीं है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया था? जो जस्टिस भगवती ने कहा था, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक वैल्यूज़ हैं जो पीपल को मिली हुई हैं, हमेशा से ही मिली हुई हैं, वैदिक टाइम से ही मिली हुई हैं। और जो फंडामेंटल राइट हैं वो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको एज राइट टू एजुकेशन भी है, क्योंकि वो डेवलप आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको चलने फिरने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको इक्वालिटी का राइट है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ग्रो करने में हेल्पफुल है। तो यही मतलब है फंडामेंटल राइट्स का। ये फंडामेंटल क्यों है? ये फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल्स हैं एक फुल इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस अटेन करने के लिए। मतलब आप ओवरऑल अपना मोरल से भी ग्रो कर सकते हो, आप नॉलेज से भी ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो कर सकते हो। आपको जहाँ मन है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आपको एक राइट प्रोवाइड करता है। ये एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है अगेंस्ट द स्टेट ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी। मतलब स्टेट आपको, हम कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल लिबर्टी को नहीं हार्म कर सकते हो, हम आपको इतनी पावर ही नहीं देते, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये गवर्नमेंट को रिमाइंड कराता है कि जो पीपल को राइट मिले हैं ना, आप चाहकर भी उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। इनकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है फंडामेंटल राइट्स को देने का? एक रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है हमको, ऐसा जिससे कि कोई भी ज़्यादा वायलेशन ना हो किसी के राइट्स का। लॉ प्रिवेल करे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिवेल करे। ये नहीं है जिसका जो मना रहा है स्टेट वो लॉ बना रहा है, जिसका स्टेट का मन आ रहा है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को हार्म करना चाहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। आपके इन राइट्स का कोई भी नहीं ले सकता है, इवन द स्टेट भी नहीं ले सकती है कि ना लॉ के थ्रू ना किसी के थ्रू। लेकिन ये राइट आपके पास एब्सोल्यूट भी नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आपको फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। तो इसमें कहा गया था जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट जो है सिटीज़न को ऐसा गिफ्ट नहीं दे रहे। स्टेट ये नहीं कह रहा लो हमने तुमको दे दिया, गिफ्ट में दिया है, नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल हैं, ये आप ह्यूमन बीइंग हो ना, आपके ह्यूमन बीइंग होने की वजह से ही आपको ये राइट्स ऑटोमेटिकली ही मिल जाते हैं। किसी से आपको इन राइट्स को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, ये विद इन द इंडिविजुअल होते हैं। मतलब मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझको ये राइट ऑटोमेटिकली मिल गए। इसके लिए ना लॉ की ज़रूरत है ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सारी चीज़ों को बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया है, तो लिखा है। लेकिन ये ऐसे राइट्स हैं जो आप, अगर आप ह्यूमन बीइंग हो ना, तो आपको मिल गए हैं। आपकी ह्यूमन, देखो कितना फ़ायदा है ना इंसान होने का, आपको राइट बैठे बैठाए मिल रहे हैं, वही वाला बात है। लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट भी नहीं है। अगर एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो एक का एब्सोल्यूट राइट दूसरे के राइट को वायलेशन करेगा। तो इसके लिए इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल नीड में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे आपने आईपीसी में पढ़ा होगा कि आप ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक नाव में दो इंसान हैं, एक बोट में 5 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। तो और
एक और बड़ी बोट आ रही है तो वो किस बोट को हिट करेगी? दो वाली को करेगी ना, जिसमें दो लोग हैं, क्योंकि पांच लोगों की जान बचा रहे हैं। अगर दो की बचाएंगे तो पांच का गया, तो ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो उसकी वजह से हमको सोशल नीड को भी देखना पड़ता है और इंडिविजुअल लिबर्टी को भी देखना पड़ता है। और ये जो राइट हैं आपको रिस्ट्रिक्टेड वे में मिले हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट तो आपको मिल ही नहीं सकता है। तो जो अगर आपको एब्सोल्यूट राइट मिल गया तो ये किसी और की लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर सकता है। तो इसलिए सोशल कंट्रोल, लॉ के थ्रू कंट्रोल इन लिबर्टीज़ पे ज़रूरी है। आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। तो वरना अगर रिस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल नहीं हुए तो एब्सोल्यूट हुए तो इंडिविजुअल का राइट वायलेशन होगा, फिर जैसे क्योस होगा। ये पूरे सिस्टम का मतलब नहीं रह जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ना ही राइट्स का कुछ मतलब रह जाएगा। अगर स्टेट को भी हमने ज़्यादा पावर दे दी कि आप कुछ भी लॉ बना सकते हो, जिससे टिरैनी आ जाएगी। तो इसलिए हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत इसमें पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी में होना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा का फ़ायदा देखना है तो हम छोटे फ़ायदे को लोअर लेवल पर रखेंगे, हम छोटे फ़ायदे को देखेंगे नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए। अब न्यू जुडिशियल ट्रेंड क्या है कि पार्ट 3 के प्रोविज़न को इंटरप्रेट करने का। भाई आप राइट्स को एक छोटे मोटे वे में थोड़े नहीं इंटरप्रेट कर सकते हो, आपको वाइड पॉसिबल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का, पार्ट 3 का। जी, ऐसा कहा गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जो राइट हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे आर्टिकल 21 है जो आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट देता है, लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब इस आर्टिकल को आप अकेले नहीं पढ़ सकते हो, इसके साथ आपको और भी राइट्स को पढ़ना पड़ेगा। आपको आर्टिकल 14 भी पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्टिकल 15 भी पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्टिकल 19 भी पढ़ना पड़ेगा। एक आर्टिकल को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो। जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ ये दिया गया है, लेकिन भाई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अटेन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको घूमने फिरने की भी आज़ादी चाहिए, आपको बोलने की भी आज़ादी चाहिए। तो हम हर चीज़ को इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में हमको लेना पड़ेगा, तो इसको हम अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी का मिला था आपको, तो ये पर्टिकुलर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हमने आर्टिकल 21 को ही वाइडर इंटरप्रिटेशन इसका लिया, तो जिसकी वजह से राइट टू प्राइवेसी भी निकल कर आया। जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए भी नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, तो अगर मैं ये यहाँ पे हो सकता है ना कि राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही है, मुझे ऑक्यूपेशन का राइट नहीं मिल रहा है, तो ये और दूसरे राइट्स भी जो हैं वो आर्टिकल 21 के साथ जुड़े हुए हैं। और जो मेनका गांधी केस में क्या कहा गया था, जो लॉ डिप्राइविंग ए पर्सन फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाइड द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। मतलब अगर आपका पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है लेकिन आर्टिकल 19 में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर फॉल कर रहा है, तो आप आर्टिकल 21 का वायलेशन उसे नहीं मानोगे। आपको सबको साथ में पढ़ना पड़ेगा, आपको टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस क्वालिफाई करना पड़ेगा कि हाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में तो फॉल नहीं कर रहा है। तो अब और तो नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसीजर है लाइफ को डिप्राइव कर रहा है या पर्सनल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहा है, तो जो प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट किया गया है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है जो मर्जी है प्रोसीजर बना रहे हैं, ना उसका कोई लॉजिक है ना वैलिड पॉइंट है, तो ये गलत होगा।
आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ प्रोसीजर को ही नहीं देखना है, आपको उनके उस प्रोसीजर में प्रिंसिपल्स क्या आ रहे हैं उसको भी देखना है, उसकी जस्ट फेयर एंड रीजनेबलनेस भी चेक करनी है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्रिजनर्स को भी राइट मिले गए हैं, प्रिजनर्स को भी रिफॉर्म, मतलब आप प्रोसीजर जो है, अगर वो प्रिजन में डाल रहे हैं, उन्होंने अगर क्राइम करा है, तो अब ऐसे नहीं है कि उनको स्लेव की तरह रखोगे, आपको उनको कुछ बेसिक राइट्स तो उनको भी मिलेंगे। कहा ना, तो शुरुआत में ही हमने कहा था कि आपके ह्यूमन होने की वजह से कुछ राइट्स आपके अंदर इंस्टेंट होते हैं, आपको किसी से मांगने की उन राइट्स को ज़रूरत नहीं है। तो प्रिजनर्स के पास भी वो राइट है, क्योंकि है तो वो ह्यूमन बीइंग ही। आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, आपको उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो प्रिजनर्स हैं तो उनके सारे राइट्स चले नहीं जाते हैं। जैसे उनको स्पीडी ट्रायल एंड लीगल एड का पूरा पूरा राइट है, वो प्रिजनर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने उनके सारे राइट ही ले लिए हैं, उनके पास अभी भी राइट है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपैंडिंग रोल ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। भाई फंडामेंटल राइट को तब हम वाइडर एम्बिट में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ राइट्स की मेनली बात कर रहे हैं। तो सुनील बत्रा के केस में क्या कहा गया था, जो हेबियस कॉर्पस है वो सिर्फ इस इलीगल डिटेंशन से रिलीज़ करने के लिए ही नहीं, बल्कि जेल अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के लिए भी डायरेक्ट कर सकती है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं प्रिजनर्स की, और उनको बारबरस ट्रीटमेंट और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचाने के लिए भी हबियस कॉर्पस ला सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है ये कस्टोडियल डेथ्स का, तो आप केस कर सकते हैं, हबियस कॉर्पस के अंदर इसको ला सकते हैं, सिर्फ रिलीज़ करने के लिए नहीं, अगर आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है तब भी आप इस रिट को ला सकते हैं। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है ABS के संग, रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, आप जस्टिस के लिए भाई आपको पर्टिकुलर खुद से पिया खुद से सूट लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से केस करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास एक्शन भी ला सकते हो, आप PIL भी ला सकते हैं, एंड आप रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। यहाँ क्लास एक्शन की क्या बात है भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों का राइट वायलेट हुआ है, तो आप ला सकते हो ना, बहुत क्लास एक्शन ला सकते हो। आप एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया है वो बहुत सारे लोगों का राइट वायलेट, तो आप उसके अगेंस्ट केस लाओ ना। आपको अलग अलग से केस लाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मनी बहुत सारा ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो आप एक सूट ले आओ, सब लोगों को इकट्ठा करो और एक पर्टिकुलर अथॉरिटी या पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। आप PIL ला सकते हैं। PIL जब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है, तो आप PIL ला सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स। मतलब आप सिर्फ अपने राइट के वॉयलेशन के लिए नहीं, पब्लिक का राइट भी जहाँ वॉयलेट हो रहा है तो उसके लिए भी सूट लाया जा सकता है। अब आता है कि हमको ये राइट्स मिले हैं, रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ लिए कि हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड राइट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट हमको अवेलेबल हैं, और ये गारंटीड राइट्स हैं, इनको आप ले नहीं सकते हो, स्टेट यहाँ पे छीन नहीं सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं जहाँ पर हमारे इन राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है, मतलब ये हमेशा के लिए छीने तो नहीं जाते हैं, पर कुछ समय के लिए ज़रूर ये नहीं रहते हैं। जैसे आर्टिकल 358 के अंदर जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लाया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू अंडर आर्टिकल 352, जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाती है, और वो उस पीरियड तक रहती है जब तक वो इमरजेंसी है। अगर उस दौरान कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो आप उसको उसकी इनकन्सिस्टेंसी के बेस्ड पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई ये हमारे राइट का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि वो इमरजेंसी का पीरियड है। इमरजेंसी में कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हो सकता है इंडिविजुअल लिबर्टी को हार्म कर रहे हों, क्योंकि भाई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है ना। आप कोई भी चीज़ सोच कर करोगे तो वो बात अलग रहती है, लेकिन तब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो अनएक्सपेक्टेड है, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनके लिए आप रेडी नहीं होते हो।
हम अपने राइट को इन्फ्रिंज होने के लिए थोड़े ना रेडी रहते हैं। तो वही बात होगी। तो जो ये लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस समय में आया है, ये तब तक रहता है, तब तक वो इमरजेंसी रहती है। और इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद वो राइट आपको वापस ऑटोमेटिकली ही मिल जाते हैं। अगर आर्टिकल 358 में क्या है, जो थिंग्स डन करी गई हैं या उनको नहीं किया गया है इमरजेंसी के दौरान, तो आप इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा ना, आर्टिकल 19 का इमरजेंसी के दौरान आपका वायलेशन हो जाता है। क्यों भाई? तो ये आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते इमरजेंसी ओवर होने के बाद भी, कि भाई इन्होंने हमारे इमरजेंसी के पीरियड के दौरान हमारे आर्टिकल 19 का वायलेशन करा है, तो हम इनके अगेंस्ट सूट ला रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्टेट है प्रोटेक्टेड है, आप उसके अगेंस्ट सूट नहीं लाया जा सकता है। जो 359 में क्या है, जो ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, आपको कोर्ट नहीं जा सकते हैं अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए पार्ट 3 के अंडर। लेकिन इमरजेंसी के दौरान 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके फिर भी रहते हैं। आपके ये राइट्स हमेशा आपके पास रहते हैं, इमरजेंसी हो चाहे नहीं हो। ये आर्टिकल है 20 एंड आर्टिकल 21। भाई इमरजेंसी आई, जो कुछ भी आया, तो ऐसे थोड़े नहीं है मनमर्जी का काम कर रहा है। आपको अगर इलीगल अरेस्ट भी कर लिया है तो आप आर्टिकल 20 के अंदर जाओ ना, सूट लाओ। आपकी लाइफ को इन्फ्रिंज करा है तो आप लाओ ना सूट। भाई ये तो बेसिक राइट्स हैं, ये ह्यूमन होने की वजह से आपको मिले हैं, आप इनका कभी भी नहीं ले सकते। मनमर्जी नहीं है, ये ऐसे राइट्स हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी रहते हैं। जो सस्पेंशन होता है आर्टिकल 359 के अंदर, तो ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू ही होता है। मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, अगर ऐसा प्रेसिडेंट कहते हैं तो आप नहीं जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, उसके लिए आपको ऑर्डर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने ओवरऑल पढ़ा क्या, ये हम उसको रिवाइज करते हैं ऐसे समरी फॉर्म में। हमने पढ़ा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक राइट्स हैं। ये राइट्स आपको एज अ आप ह्यूमन बीइंग हो ना, तो आपके ह्यूमन बीइंग होने की वजह से ही आपको मिल गए हैं। आपको स्टेट ने ही गिफ्ट में दिए नहीं है। और ये इसका क्या मतलब है, आप एज अ ह्यूमन रहोगे। और कुछ राइट जो हैं इनको आइसोलेशन में नहीं हम पढ़ते हैं, ये राइट आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर कोई चीज़ एक्सक्लूसिवली किसी आर्टिकल में नहीं दी गई है तो हम उसको वाइडर इंटरप्रिटेशन उसका लेंगे, उस चीज़ को तब भी इंक्लूड करेंगे अगर वो इस फंडामेंटल राइट से रिलेट करती है। जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ में हमने पढ़ा कि राइट टू हेल्थ भी है आपके पास, राइट टू अप्रोच कोर्ट भी आ जाता है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू क्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये राइट्स उस वाइडर एम्बिट में फॉल कर रहे हैं, उस चीज़ से जुड़े हैं। और आपको ये राइट एब्सोल्यूट नहीं मिले हैं, इन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और ये जो एम्पावरमेंट है ना अगेंस्ट द स्टेट, इन स्टेट या लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, दोनों के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल हैं। और ये राइट्स इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड करे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नहीं हो। अगर कोई ऐसा लॉ बनाए, अगर कोई लॉ आएगा तो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप इलॉजिकल बेसिस पर कोई लॉ को ला रहे हैं, उसका बेसिस होना चाहिए, उसकी कुछ रीजनिंग होनी चाहिए, उसकी कुछ फेयरनेस होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रिजनर्स को भी मिले गए हैं, इवन दो उनको थोड़ा फ्रीडम नहीं है, उस चीज़ का नहीं है कि वो बाहर जा सकें, फ्री मूवमेंट नहीं है, लेकिन विद इन द शेल उनको फ्री मूवमेंट भी अवेलेबल है। उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और किसी के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। अब फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही वाइड है एंड वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।